त्रिशूल एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस समय हम इकोनॉमिक्स के जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है फाई और रेनिस का दोहरी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत पार्ट 2। पहला पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। क्यों पढ़ा चुके हैं? जो फाई और रेनिस का दोहरी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है, वो काफी लंबा है। तो लंबा जो सिद्धांत है, इस कारण से हमने इसको दो भागों में बांटा। पहला भाग हम पढ़ा चुके हैं और अभी चल रहा हमारा दूसरा भाग। तो दोनों भाग मिलकर फाई और रेनिस के सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या करते हैं। तो पहले पार्ट में हम फाई रेनिस के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक पढ़ा चुके हैं। इस भाग में जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं, यहां पर के डायग्राम के द्वारा फाई और रेनिस ने किस प्रकार से अपने सिद्धांत को समझाया है। तो पहले हल्का सा जान लेते हैं कि फाई और रेनिस ने क्या कहा। फाई और रेनिस ने एक आर्टिकल लिखा, ए थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ए थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्यों लिखनी पड़ी उसको? उसने स्टडी की कि जो अल्पविकसित देश हैं वो गरीब क्यों हैं, वो तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं, वो विकास क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसने पाया इन देशों में एक तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, चाहे वो लैटिन अमेरिका के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, चाहे एशिया के देश हैं, जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और ज्यादा ही नहीं, प्रत्येक साल हर बढ़ती जा रही है, मतलब बच्चे लोग ज्यादा पैदा करते चले जा रहे हैं। और सभी लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, किसमें? खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं। ठीक है, और कर रहे हैं, ये तो ठीक बात है, कर ही रहे हैं। लेकिन इतने लोग कर रहे हैं कि जितनी की खेती बाड़ी में लोगों की जरूरत नहीं है। माना कि किसी का खेत है और उसमें 2 लोगों की जरूरत है, ठीक है जी, और परिवार में 20 लोग हैं, तो सारे सारे उसमें लगे हुए हैं इस प्रकार से। लेकिन प्रोडक्शन तो उतना ही होना है। तो उसने फिर क्या कहा कि भाई इनको विकास कैसे करना है, जो अल्पविकसित देश हैं इनका विकास कैसे करना है। तो इसी विकास के ऊपर उसका सिद्धांत आता है कि किस प्रकार से ये देश अर्थात अल्पविकसित देश जिनके पास बहुत ज्यादा जनसंख्या है, सारी की सारी जनसंख्या खेतीबाड़ी में लगी हुई है, लेकिन तब भी क्या है, ये देश गरीब हैं, क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन कृषि के ऊपर इतनी ज्यादा लगी हुई है कि जितनी की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या उत्तर था उसके पास, इसी को यहां पर आगे जान लेते हैं। इसका जो मॉडल है फाई और रेनिस का, वो दोहरी अर्थव्यवस्था का है, ठीक है, ड्यूल सेक्टर मॉडल है। तो पहला सेक्टर उसने मान लिया कृषि और दूसरा सेक्टर उसने मान लिया औद्योगिक क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये हो गया दोहरी अर्थव्यवस्था। एक कृषि वाली है कि जिसमें खेतीबाड़ी होती है, फसलों का उत्पादन होता है। दूसरे उसने ले लिया कि औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ पे क्या होंगी, फैक्ट्रियां होंगी। तो पहले उसने क्या बताया कि कृषि क्षेत्र में इन देशों के लोग सारे के सारे कृषि में लगे रहते हैं, ठीक है, भारी जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर रहती है, अन्य रोजगार के साधन नहीं होते हैं, इसलिए सब लोग यहाँ पर कृषि करते हैं। लेकिन उत्पादन इतना कम होता है कि ये अपने लिए भी भरपेट भोजन नहीं जुटा पाते हैं। देश की भारी पॉपुलेशन कृषि में लगी हुई है और अन्न का उत्पादन इतना कम हो रहा है, तो तरक्की कहाँ से करेंगे। तो उसने तरक्की के लिए क्या कहा, उसने कहा कि कृषि से हमें क्या करना पड़ेगा, जो अतिरिक्त श्रम, जो फालतू लोग कृषि में लगे हुए हैं, उन देशों में उद्योग धंधों का यदि विकास किया जाए तो कृषि क्षेत्र में फालतू लोग जो बेरोजगार हैं उनको औद्योगिक क्षेत्र में अर्थात इंडस्ट्रियल सेक्टर में रोजगार दिया जाएगा। तो इधर माना भाई 100% लोग पहले कृषि में लगे थे, जरूरत है कृषि में कितने, 50% लोगों की। तो 50% लोगों को यहाँ ट्रांसफर करना है, कहाँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उद्योग धंधों में काम देना है। तो उसके बाद क्या होगा, 50% यहाँ रहेंगे, 50% यहाँ आ जाएंगे लोग, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये देश क्या करेंगे, विकास करेंगे। तो विकास का उसका पैमाना है कि जो अतिरिक्त श्रमिक हैं या लेबर है कृषि सेक्टर से, उनको उद्योग धंधों में काम देना है, ठीक है जी। तो यहाँ जब लोग यहाँ आ जाएंगे, पहले 100 थे, 100 में से 50% यहाँ आ गया, ठीक है जी, तो यहाँ 50% बचेगा। तो इस प्रकार से ये देश क्या हो जाएंगे, तरक्की करने लग जाएंगे। कृषि में भी उत्पादन बढ़ेगा क्योंकि लोग कम हो जाएंगे, ओके, और औद्योगिक क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो इस क्षेत्र में भी आदमी काम करना पसंद करेगा, और इस क्षेत्र में बाद में जब यहाँ 50-50 हो जाएंगे बराबर, तो इधर भी आदमी काम करना पसंद करेगा, यहाँ भी काम करना पसंद करेगा, ओके। आगे उसने क्या कहा, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे लिखा है लुईस श्रम का असीमित पूर्ति सिद्धांत। लुईस का सिद्धांत आया था, उसने कहा था, वो भी अल्पविकसित देशों के लिए था, सेम इसी की तरह है, ठीक है, लेकिन ये उसका विकसित मॉडल है, थोड़ा सा उसने इसमें सुधार किया। पहले उसने उसको पढ़ा होगा, तभी तो इसमें उसने सुधार किया। तो यह जो यहाँ पर फाई और रेनिस है,
ये लुईस के सिद्धांत के ऊपर एक सुधार है, मतलब उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया, जो गलतियां लुईस ने की थी यहाँ पर उन्होंने सुधारा। ओके, क्या सुधारा? लुईस ने क्या कहा कि अल्प विकसित देशों में असीमित श्रम पाया जाता है। ठीक है, ये बात ये भी कर रहा है कि यहाँ भी बहुत असीमित श्रम, मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या इन देशों की, ओवर पॉपुलेशन है, इसलिए श्रम ज्यादा है, सब लोग क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। ये बात इसने भी कही थी। ठीक है, अब इसने भी क्या कहा था लुईस ने कि भाई यदि इन देशों को विकास करना है तो इनको लोगों को जो कृषि में लगे हैं उनको कहाँ रोजगार देना पड़ेगा, इंडस्ट्री में। तो क्या करना पड़ेगा, सरकार को उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। यार किसकी फैक्ट्री लगेगी? ये कपड़ा ना, कपड़े की फैक्ट्री लगेगी। तुम्हारे घर में क्या शीशा है, शीशे की फैक्ट्री लगेगी। गाड़ी चाहिए तो गाड़ी की फैक्ट्री लगेगी। और किसकी फैक्ट्री लगेगी? जूते की फैक्ट्री, जूते की लगेगी। लाइट की है तो लाइट की लगेगी, बल्ब बनाने की है, तार बनाने, इसकी फैक्ट्री लगेगी। ठीक है, तो कृषि से हटकर लोग उद्योग धंधों में काम करेंगे, जैसे वर्तमान में करते ही हैं। कुछ लोग खेती बाड़ी में लगे हैं तो कुछ कहाँ लगे हुए हैं, उद्योग धंधों में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इसके सिद्धांत में, अर्थात लुईस के सिद्धांत में क्या कमी रह गई थी? लुईस ने बताया कि कृषि से लोग यहाँ आएंगे, ठीक है जी, उद्योग धंधों में काम करने के लिए आएंगे। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि बाद में कि कृषि क्षेत्र एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे औद्योगिक क्षेत्र में आ गए और कृषि का उत्पादन शून्य हो गया। ठीक है, पहले क्या चाहिए, खाना पीना चाहिए, उद्योग धंधे से जो वस्तुएं आने वाली वो तो बात की बात है। तो उसने, अर्थात लुईस ने कृषि क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया। उसने केवल यहाँ फोकस किया कि यहाँ आ जाएंगे लोग तो रोजगार मिलेगा और अल्प विकसित देश अपना विकास करने लग जाएंगे। तो इन दो क्षेत्रों के बीच के पारस्परिक संबंधों की ठीक ढंग से व्याख्या लुईस नहीं कर पाया। वो काम कराया किसने? फायोरेनिस ने किया। किसने किया? फायोरेनिस ने। उन्होंने बताया कि ये क्षेत्र और ये क्षेत्र एक दूसरे के सहायक हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र में जो वस्तुएं पैदा होंगी उनकी जरूरत इधर वाले लोगों को पड़ेगी जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करेंगे, और जो इधर पैदा होगा उसकी जरूरत क्या पड़ेगी, इसको पड़ेगी। ओके, तो इस प्रकार से ये जो हैं ये अलग अलग नहीं होंगे, अर्थात इसका भी विकास होना चाहिए और इसका भी विकास होगा, ये दोनों विकास करेंगे। आगे क्या कहता है कि जब यहां से फायोरेनिस, यहां से श्रमिक अतिरिक्त जो कृषि सेक्टर में लगे हुए औद्योगिक क्षेत्र में आ जाएंगे, तो उसके बाद यहाँ कृषि में क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा। अभी चर्चा करने वाले आगे, उत्पादन बढ़ेगा किसकी तुलना में? स्थानिक मजदूरी की तुलना में उत्पादन बढ़ने लगेगा। कब? जब यहाँ पर उद्योग क्षेत्र में लोग आ जाएंगे। वो थर्ड फेज की बात हो रही है, तृतीय अवस्था की बात हो रही है। तो स्थानिक मजदूरी क्या है कि जिस मजदूरी पर कृषि क्षेत्र में आदमी काम करने के लिए तैयार रहता है, मजदूरी बहुत कम रहती है, अर्थात स्थानिक मजदूरी। ठीक है, और इसी को लुईस ने कहा था, क्या कहा था? जीवन निर्वाह की मजदूरी, बहुत ही कम मजदूरी जिस पर आदमी काम करने के लिए रेडी है भाई, क्योंकि उसके पास दूसरा काम नहीं है, इसलिए वो कम से कम मजदूरी पर काम करने के लिए रेडी होता है। तो कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र ये आपस में क्या है, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के सहायक है। आगे बात करते हैं कि जब दोनों डेवलप हो जाएंगे कंपटीशन पैदा हो जाएगा। ठीक है, आदमी कृषि क्षेत्र में भी काम करना पसंद करेगा और इधर भी काम करना पसंद करेगा। तो यहाँ पर उसने कहा तृतीय अवस्था में कृषि का व्यापारीकरण हो जाएगा। ठीक है, कृषि का व्यापारीकरण हो जाएगा, अर्थात कृषि वस्तुओं का भी उतना ही महत्व हो जाएगा कि जितना कि औद्योगिक वस्तुओं का होगा। ये बात उसने कही। ठीक है जी, अब बात आगे कर लेते हैं। फायोरेनिस ने क्या कहा कि जो अल्पविकसित देश है, क्योंकि विकास जो होगा वो अचानक थोड़ी होगा, उसने कहा विकास धीरे धीरे होगा। तो उसने कहा 3 अवस्थाओं में विकास होगा। देखो, पहली अवस्था क्या है, लोग ज्यादा रहते हैं, जनसंख्या अत्यधिक है, तो इस कारण से यहाँ पे अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट स्थिति है। ओके, जहां पर क्या होता है, एमपी इज इक्वल टू 0। इसका अर्थ हुआ, एमपी का अर्थ होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता। फर्स्ट स्टेज में उसने कहा शून्य होती है। ठीक है, लेकिन मजदूरी तो मिल ही रही है उनको। ठीक है, उत्पादन कुछ नहीं है लेकिन मजदूरी दी जा रही है, एक स्थिति है। दूसरी अवस्था में उसने कहा जब यहां से कुछ मैन फोर्स जो है, श्रमिक अतिरिक्त है जो, वह कृषि से हटाकर उद्योग धंधों में चले जाएंगे। ठीक है, 20 हैं, 20 में से 10 चले गए जी कहाँ, फैक्ट्री में काम करने के लिए, 10 ही रह जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, कृषि पर क्या असर पड़ेगा कि एवरेज जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। किससे? मार्जिनल प्रोडक्शन से ज्यादा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी बात दिखाई देती है। ठीक है, धनात्मक रहेगा। और तीसरी अवस्था, थर्ड फेज में पहुंचेंगे तो तब क्या होगा, एमपी ग्रेटर देन एपी, अर्थात जो
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, सीमांत उत्पादकता है, वह औसत उत्पादकता से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो अल्पविकसित देश हैं वहाँ पर आत्मजनक वृद्धि की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद ये तरक्की की राह पर चलने लगेंगे। ठीक है जी। तो थर्ड फेज इस प्रकार से फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था में इस प्रकार से ये पहुंचेंगे। अभी हम डायग्राम पे आपको बताने वाले हैं। अब देखिए फर्स्ट फेज में क्या होता है, यहाँ पे जीरो लिखा है, जीरो नहीं है, ये ओ है, आउटपुट। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जब सब लोग खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, तो माना उदाहरण के तौर पे आउटपुट क्या है, 1000 कुंतल है। ठीक है जी, उत्पादन हो रहा है, ये पूरा एक खेत है भाई। ठीक है जी, इसमें 1000 कुंतल पैदा हो रहा है। कब, जब लेबर एल फॉर हो गया, लेबर 60 लेबर काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कितना है 1000 कुंतल। अब ऐसा करते हैं, उसने प्रैक्टिकल किया, ऐसा करते हैं लेबर 30 घटा देते हैं। ठीक है, 30 लेबर घटा देते हैं तो 60 में से 30 गया, 30 बचे। अब 30 लोगों से काम कराइए, 30 लोगों से काम कराइए। उत्पादन देखा कि भाई 1000 कुंतल ही पैदा हो रहा है, तो पता चला कि जो 60 लगा रखे थे और 30 उसमें घटा दिए, तो 30 लोग 1000 कुंतल का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब जो 30 लोग है ये फालतू है। ठीक है, यही क्या है, अतिरिक्त श्रम है। ये क्या है, अतिरिक्त श्रम या अतिरेक श्रम, सरप्लस लेबर है। मजदूर ज्यादा लगे हैं खेत में, ऐसा लग रहा है सभी को रोजगार मिल रखा है, लेकिन जब उनको हटाया 30 को, पता चला प्रोडक्शन तो क्या हो रहा है, 1000 कुंतल ही हो रहा है। तो जो 30 लोग हैं इनको काम देना है दूसरी जगह। अब बात आती है कि फाई और रेनिस का जो सिद्धांत है ड्यूल इकोनॉमी का, वो डायग्राम पर कैसे उसने दर्शाया था। तो इसके लिए हमें 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। पहला जो हमारा ये डायग्राम है, ये हमारा दिखाएगा औद्योगिक क्षेत्र को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इसलिए ए लिखा है। ये दूसरा जो डायग्राम है ये वाला, ये बी वाला डायग्राम है, ये दिखाएगा कृषि क्षेत्र को, एग्रीकल्चर सेक्टर को। और तीसरा जो डायग्राम ये वाला है, ये दिखाएगा कृषि क्षेत्र को, अर्थात ये वाला और ये वाला, अर्थात बी और सी दोनों डायग्राम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को दर्शाते हैं। ठीक है, और ये ए वाला डायग्राम जो है ये औद्योगिक क्षेत्र को दर्शाता है। ओके, तो पहला डायग्राम कौन सा बनेगा, पहला वाला डायग्राम ये बनेगा। ठीक है, सी वाला कृषि क्षेत्र को दर्शाने वाला। उसके बाद ए वाला डायग्राम बनेगा, ये भी कृषि क्षेत्र को दर्शाएगा। और सबसे ऊपर टॉप में हमारा रहने वाला है औद्योगिक क्षेत्र वाला डायग्राम। तो ये डायग्राम जो है इसको कैसे बनाना है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। वैसे कोई भी डायग्राम ऐसे बनता है, सुलटे में बनता है। तो इसी को ले ले हम, तो क्या होगा, ओ वाई अक्ष पर कुल निर्गत को दिखाया जाएगा, कुल निर्गत हुआ टोटल आउटपुट। ठीक है, और ओ एक्स पर दर्शाया जाएगा श्रम जो कि रोजगार पर लगे हुए हैं। ठीक है, ये उल्टा डायग्राम है। लेकिन फाई और एनिस ने क्या किया, ये नीचे वाला जो डायग्राम है इसका ठीक उल्टा बनाया। ठीक है, उल्टा बनाया, जैसे हम इधर से इधर की ओर चलते हैं या ऊपर की तरफ चलते हैं, तो ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, उसने इधर से इधर को खींची। ठीक है जी, ये वाली जो लाइन इधर को चल रही है, ये इधर से इधर को आ गई, जो क्या दिखा रही है, श्रम को। क्या दिखाएगी, श्रम को दिखाएगी कि जो लेबर काम पे लगे हुए हैं, तो आप इस पे लिखेंगे श्रम। ओके, और जो हमारी लाइन यहां से ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, इसने इधर के नीचे की तरफ खींचा और उस पर दिखाया उसने कुल निर्गत। क्या दिखाया, कुल निर्गत। इस प्रकार से इधर से श्रमिकों की संख्या बढ़ती चली जाएगी इधर की तरफ, और इधर से नीचे की तरफ कुल आउटपुट या कुल निर्गत बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है जी, तो ओ और एन पूरी लाइन है, एक्स लिखते हैं ना, कोई जरूरत नहीं है एक्स लिखने की, एन लिखा है एन भी लिख सकते हैं, कोई भी अक्षर लिखा जा सकता है। तो ओ से लेकर एन लाइन इस पे है श्रम, और ओ से लेकर वाई पर है कुल निर्गत, अर्थात कृषि क्षेत्र में जितना प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, अब आपने क्या करना है, ओ से लेकर और एच तक एक लाइन सीधे ड्रॉ करनी है 45 डिग्री पर। ये लाइन किस चीज की है, ये लाइन ये वाली, ये 45 डिग्री वाली, ये लाइन है सस्थानिक मजदूरी की, जिस दर पर मजदूर कार्य करते हैं कृषि क्षेत्र में। अब इस लाइन के किसी बिंदु पर यदि हमें क्या करना है, सस्थानिक मजदूरी को निकालना है। ठीक है, तो टोटल ही लिया है, तो कैसे निकालना है, इसको निकालने का जो तरीका है क्या होता है कि जितना उत्पादन हुआ और जितने लेबर काम कर रहे हैं, उत्पादन हुआ कितना, 100 kg, मजदूर कितने काम कर रहे हैं, 20, तो 20 का भाग देना है 100 में, तो 20 पंजे 100,
तो 5 जो होगा, जो औसत आया, ठीक है, वही सस्तानिक मजदूरी कहलाएगी। तो इसको कैसे निकाला जाएगा कि पहले बताया कि यहां से लेकर अर्थात NH पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, ठीक है। तो NH क्या है, ये हमारा कुल निर्गत हो जाएगा, ठीक है, यहां से लेकर या यहां से लेकर। उसके बाद ON यहां से लेकर ON क्या हो जाएगा, श्रमिक हो जाएंगे। तो इसका भाग इसमें देंगे तो हमारी सस्तानिक मजदूरी निकल के आती है। इसी को मैंने दूसरे भाग में समझा रखा है कि आउटपुट में क्या करना है, लेबर का भाग देना है। तो लेबर हमारी कहां से लेकर, O से लेकर N तक है, इसलिए बट्टे में आ गई, ठीक है जी। आउटपुट कितना है, यहां से लेकर यहां तक है, तो इसको हमने ऊपर ले लिया। तो इस प्रकार से ये वाली लाइन तैयार होती है। ओके, ये सस्तानिक मजदूरी की लाइन है। ओके, अगला क्या करना है, आपने ए लाइन से ड्रॉ करनी है, ठीक है, यहां तक, और उसके बाद इस लाइन को सीधे इसी के साथ मिलाना है, जी से लेकर एच तक। तो ये जो लाइन है इस प्रकार से ये वाली, ठीक है, जैसे हमारी बना रखी है, इसे लिखा जाएगा TPP, टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, कुल सीमांत भौतिक उत्पादकता को दिखा रही है, ठीक है जी। इसके बाद ये लाइन यहां पर आ जाती है, इसी से मिल जाती है, ठीक है। ये लाइन हमारे नीचे से ड्रॉ कर रखी है, इस पे लिखा है GH। तो GH पे क्या होता है कि जो लाइन यहां से चली थी TPP की, यहां पर G से H के बीच जो कुल निर्गत है, ठीक है, यहाँ पे कुल निर्गत दिखा रखा है, TPP क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ठीक है। अर्थात N से लेकर, और M यहां पढ़ेंगे, N से लेकर M श्रमिक काम पर लगे हुए हैं, ठीक है, सांकेतिक अक्षर NM श्रमिक काम पर लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कुल उत्पादन H से G के बीच स्थिर हो जाता है, ठीक है, तो इसका क्या परिणाम निकलेगा, इसका परिणाम के लिए हमने दूसरा डायग्राम पर नजर डालनी है, ठीक है। इसको यहीं तक समझिए। पहले दूसरा डायग्राम खींचा जाएगा, कैसे, सेम ये उल्टा ही रहेगा, ठीक है, उल्टा रहेगा, लेकिन लेबर को हम पढ़ेंगे फिर इधर ही से, इस पर भी लेबर इधर ही को पढ़ी जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से, जैसे यहाँ पढ़ा जाएगा 1 2 3 4 5 इधर को बढ़ेगा, ठीक। लेकिन यहाँ हमने कुल निर्गत को नीचे की तरफ दिखाएगा, इसको ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, ये जो ए लाइन जो पड़ी है, ए इस प्रकार नीचे की ओर जा रही है, ये हमारी लाइन है औसत निर्गत की रेखा है, औसत उत्पादन को दर्शा रही है। इसके बीच ओस अर्थात N से लेकर और W के बीच ये जो लाइन इधर से आगे तक खींच रखी है, ये लाइन है किसकी, वेज की, सस्तानिक मजदूरी की लाइन है। अगली जो रेखा ये ऊपर की तरफ जा रही है, दूसरे डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, ये दिखा रही है MPP। MPP का मीनिंग हो गया मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल अर्थात सीमांत भौतिक उत्पादकता की रेखा है, ठीक। ये दूसरा डायग्राम हो गया। तीसरे डायग्राम को भी बदला देता हूं मैं आपको, इसके नीचे का टाइटल सबका अर्थात इन दोनों का, इसका तो ऊपर दिखा रखा है, इसका नीचे आएगा श्रम का आएगा, इसके नीचे भी श्रम अर्थात O से लेकर X तक श्रम होगा, ठीक है। तो श्रम इधर की तरफ बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं, कौन, फाई और एनिस। ओके, अब इसका टाइटल अर्थात O से लेकर Y तक का, इसमें दो टाइटल है, मजदूरी और सीमांत भौतिक उत्पादकता को ये वाली लाइन दर्शाएगी, और नीचे वाली जो पड़ी लाइन है श्रम, ये भी श्रम को दर्शाएगी, ठीक है। और ये लाइन उल्टी कर रखी है, ऊपर जा रखी है, ये भी श्रम को दर्शाएगी, ठीक है। अगला यहां से लेकर यहाँ पे W लिखा है, W मीन्स होता है वेज, तो ये वाली लाइन WDBC फिर W, ये वाली जो लाइन है ये किस चीज की रेखा है, ये मजदूरी की रेखा है। किस क्षेत्र में है, औद्योगिक क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है, औद्योगिक क्षेत्र में है। अब यहां की बात करते हैं कि जो कि फाइरेनिस ने कहा कि जब G से लेकर H पर जो TPP है, कुल निर्गत है, वह स्थिर हो जाता है और श्रमिक काम पर लगे हैं NW, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसी लाइन को ड्रॉ करके ऊपर की ओर ड्रॉ करके, ठीक है, ये ऊपर भी जाएगी, यहां तक ले लेना, ठीक है, डॉट डॉट करके। और इससे पहले आपको बता देते हैं किसके लिए, साधारण के लिए, सीधे समझने के लिए, उसका मीनिंग तो हम आपको बता ही रहे हैं आपको। तो डायग्राम आपने सीधे यहां से लेकर यहां तक एक लाइन सीधी खींच देना, ठीक है। तो ये सीधे ये दिखाएगी किसको, मजदूरी को, सस्थानिक मजदूरी को, कि N से लेकर इतनी मजदूरी है दूसरे डायग्राम में, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या करना है कि जब स्थिर हो जाती है कुल निर्गत या TPP, जब क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, NM श्रमिक काम पे लगे हुए हैं,
तो आपने इसको ऊपर बढ़ाना, डॉट डॉट करके यहां तक ले जाना है। तो यहां पर पढ़ा जाएगा, ऐसी स्थिति में n से लेकर m तक फर्स्ट अवस्था में, अर्थात जो फाइव और एनिस है, n से लेकर w जो अवस्था है वह पहली अवस्था है कि जहां पर श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। किस सेक्टर में? एग्रीकल्चर सेक्टर में शून्य होती है। ठीक है, तो यहां पर n से लेकर यहां m तक पहली स्थिति है। ठीक है, पहली अवस्था की उसने बात की थी। तो यहां पर सीमांत उत्पादकता शून्य है। ओके, जबकि मजदूरी कितनी दी जा रही है? n से लेकर w मजदूरी दी जा रही है, तो मजदूरी फालतू दी जा रही है। ठीक है जी, तो अब क्या होगा? इतना हो गया, यहां तक तो हमने देख ही लिया। अब हमने तीसरा डायग्राम पे नजर डालना है। इसी लाइन को डॉट डॉट करते हुए ऊपर बढ़ाना है यहां से लेकर। ठीक है जी, यहां पर एक लाइन खींचनी है सीधी, ये दिखाएगी मजदूरी को। किस मजदूरी को? संस्थानिक मजदूरी को। तो जो मजदूरी अर्थात यहां पर मिल रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि श्रमिकों को, वही मजदूरी कहां मिलेगी? औद्योगिक क्षेत्र में भी मिलेगी, अर्थात इतनी ही मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। अर्थात यहाँ 10 रुपये है तो ऐसा नहीं कि उनको फैक्ट्री में काम मिल गया तो वहां 15 या 20, 25, 30 हो जाएगी, नहीं, इतने पर ही श्रमिकों को वहां काम दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ से अब मैन फोर्स क्या करनी है? जो अतिरिक्त श्रम है, जिनकी सीमांत उत्पादकता शून्य है। ठीक है जी, किनकी है सीमांत? NH श्रमिकों को। ठीक है, उनकी सीमांत NM पर शून्य है। ठीक है, वेज इतना है, तो इनको इतना हटाकर, अर्थात इतने श्रमिकों को, जो इतने पूरा का पूरा भाग हटाकर इतने लोगों को ऊपर काम देना है। ठीक है जी, शिफ्ट करना है इनको कहाँ? इंडस्ट्री में। तो फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगी। तो मान लिया कि यहां से लेकर इतनी मजदूरी पर, यहां से आप एक लाइन क्या करेंगे? ड्रॉ कर लीजिए सरलता के लिए, इसको यहां मिला दीजिए। यहां से एक लाइन ऐसे नीचे की तरफ खींचना और इस पे लिख देना P और इस पे लिख देना MP। इसका मीनिंग क्या हो गया? मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत निर्गत या सीमांत उत्पादन या उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी होगी। तो इसको ऐसा खींचा जाता है नीचे की ओर। इसने यहाँ पर इसको क्या किया? क्रॉस किया। तो यहाँ पर लिख दीजिए D। ओके जी, तो इधर जो श्रमिक थे, ठीक है, जिनकी सीमांत उत्पादकता क्या हो गई थी? शून्य हो गई थी। ठीक है, इतने श्रमिकों की, इतने लोगों को हम ऊपर ले गए। ठीक है, इतना भाग, तो इतना भाग क्या होगा? कृषि से हट जाएगा। इतना भाग कृषि से क्या हो जाएगा? हट जाएगा, लोग हट जाएंगे। अतिरिक्त जो श्रमिक है, अतिरिक्त जो श्रम है, ठीक है, एक्स्ट्रा लेबर है, वो हट जाएगी फालतू वाली, और उनको काम मिल जाएगा। अब इसका क्या फायदा होगा? इस लाइन को नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। तो यहां देखिए मजदूरी क्या है? इतनी है। ठीक है, यहां तक और यहां तक देखिए आप, O से लेकर M तक श्रमिक हैं, तो ये चले गए ऊपर। ठीक, मजदूरी मिल रही है इतनी, लेकिन इनका प्रोडक्शन यहां से देखिए ऊपर इतना, ये प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। ठीक है, मजदूरी से ज्यादा क्या करेंगे? संस्थानिक मजदूरी से ज्यादा ये उत्पादन देंगे। तो इसलिए औद्योगिक क्षेत्र को क्या होगा? लाभ होगा, पैसा बचेगा इनका पास। तो ये क्या करेंगे? खा पी के क्या होगा? सो जाएंगे? नहीं, इस पैसे को फिर अन्य फैक्ट्री अर्थात उद्योग धंधों के विकास में लगाएंगे। फिर अगला चरण शुरू होगा। देखिए भाई, पहली अवस्था तो यहां से N से लेकर W तक है, जहां पर की श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ओके, ये अवस्था हमने आपको यहां पे बताई। दूसरी अवस्था स्टार्टिंग होती है M से लेकर और K के बीच, यहां से लेकर यहां पर। यहां पर क्या देखो भाई, यहां पर क्या है कि जो श्रमिक लगे हैं M से लेकर और K तक काम कर रहे हैं। ओके, लेकिन मजदूरी उनकी कितनी है? NW है। ठीक, लेकिन यहां से हम देखेंगे कि ये जो MPP की रेखा ऊपर की ओर बढ़ रही है, क्या बतला रही है? यहां से सीमांत उत्पादकता शून्य नहीं है, उत्पादकता धनात्मक हो गई है। अर्थात M से लेकर T तक क्या हो रही है? उत्पादकता बढ़ना शुरू हो गई है। भले ही मजदूरी क्या है? ज्यादा है, उत्पादन कम हो रहा है। इसका मतलब यहां पर भी अदृश्य बेरोजगार है, श्रमिक अभी एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। अब क्या करना है द्वितीय अवस्था में कि हमने जो मैन फोर्स है इसको, ठीक है, यहां से लेकर M से लेकर और K तक, पहले भाग में हम क्या करेंगे? इसी भाग को यहां से F से लेकर यहां से मिलाते हुए यहां पर ले जाइए। ओके जी, यहां से लाइन खींचना, ये ऊपर के हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहां से मिलाते हैं। ठीक है जी, मजदूरी मिलेगी माना बात इतना, यहाँ पर डबल वन भी लिख सकते हैं। इतनी मजदूरी मिलेगी, लेकिन इतना भाग जो है इनको क्या मिल रहा है? ये लाभ का क्षेत्र होगा इनका, अर्थात उद्योग धंधों में लाभ होगा। तो फिर क्या होगा? जो पैसा यहाँ बच रहा है फिर यहाँ और फैक्ट्रियों को लगाने पर खर्च किया जाएगा। अब देखिए भाई, दूसरे भाग, पहले भाग में इतने श्रमिक निकल गए कहां से? एग्रीकल्चर सेक्टर से।
इतना निकल गया, फिर इतना भाग क्या हो गया, इतना यहाँ से, मतलब इतना कम होगा धीरे धीरे, इतना पहले कम हुआ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ कम हुआ। ठीक, अभी दूसरी अवस्था में और श्रमिकों को ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, कब तक ट्रांसफर किया जाएगा, देखिए अब सीमांत उत्पादक लगातार बढ़ती चली जा रही है और एक बिंदु ऐसा आता है टी पॉइंट पर। ठीक है जी, टी पॉइंट पर ऐसा बिंदु आता है कि जहां पर सीमांत भौतिक उत्पादकता और मजदूरी दोनों बराबर हो जाती है। ठीक है जी, सीमांत भौतिक उत्पादकता और मजदूरी बराबर हो जाती है, अर्थात मजदूरी भी 10 रुपए है माना हुआ। ठीक है, और उत्पादन भी कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट होगा यहां पर। ठीक है, यहां तक तो आपकी सेकंड स्टेज चलेगी। अब इतने जो श्रमिक हैं अभी इस सेक्टर में, यहां से लेकर और यहां तक बचे हैं, एफ से लेकर के तक, ये यहां भी वही लिखेंगे, एफ से लेकर के तक इतने जो श्रमिक है, अब इनको फिर उठा के डॉट डॉट कर रखा है, इनको यहां काम देना है। ठीक है जी, थोड़ा ऊपर की तरफ करना है इसको, और इस प्रकार से एक ये MP2, ये हो गया MP1, ये MP। अब देखेंगे इसकी मजदूरी को हम यहां मिलाएंगे इस प्रकार से, तो तब ये क्या करेगा, यहां भी प्रॉफिट होगा किसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इधर के जो श्रमिक यहां से चले गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी श्रमिकों का दौर कहां तक चला, एन से लेकर दूसरी अवस्था तक श्रमिक यहां तक, कहां, यहां तक एन से लेकर के तक इतने श्रमिक जो कृषि में लगे हुए थे, ये सारे के सारे कहां भेज दिए, ऊपर भेज दिए, कहां, इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले गए। ठीक, अब देखेंगे हम कि यहां से तो मजदूरी ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, और मैं बात कर रहा था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो मजदूर हैं वो काम करेंगे किस मजदूरी पर, सस्तानिक मजदूरी पर, जो ये पड़ी रेखा के बराबर है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब इधर से लोग हमने यहाँ भेज दिए, फिर यहाँ भेज दिए, यहाँ भेज दिए, तो यहाँ लोग इतने कम पड़ रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, और इधर बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा कि उत्पादन पर जो कृषि में लगे थे, या फिर उत्पादन थोड़ा कम हो जाएगा, कृषि वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाएगा। जब उत्पादन कम होगा तो क्या होगा, कृषि वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको यहाँ कृषि क्षेत्र की वस्तुएं खरीदनी, गेहूं खरीदना माना बात, तो महंगा हो जाएगा, तो इनकी वेज रेट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कीमत बढ़ने के कारण, कीमत बढ़ने के कारण इनकी दिहाड़ी को बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ वेज रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये वेज किस हिसाब से बढ़ रहा है, कीमतों के बढ़ने के कारण बढ़ रहा है। तो इसलिए WDBC इस प्रकार से ऊपर की तरफ ये दर्शाना है। तो इसका लाभ का क्षेत्र ये हो गया, इसका लाभ का क्षेत्र ये हो गया इंडस्ट्रियल का। फिर यदि हम इसको मिलाएं तो इतनी मजदूरी देनी पड़ेगी यहाँ तक की। ठीक है जी, इतना इसको लाभ होगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल में। ठीक है, तो यहां से लगातार टी पॉइंट पे देखिए, यहां पर MPP रेखा और सस्तानिक मजदूरी बराबर हो गई, ये देखो जी बराबर हो गई। ठीक, तो उसने कहा इसके बाद तीसरा फेज शुरू होगा, ये वाला फेज, ये वाला क्षेत्र, ये वाला। ठीक है, कहां से लेकर, के के बाद से लेकर और एक्स तक का, इधर वाला ऊपर ने दिखा रखा है। तो यहां पर क्या होगा, तीसरी अवस्था आएगी, और तीसरी अवस्था में हम क्या देखेंगे, MP ग्रेटर देन AP। MP क्या हो जाएगा यहां, इसके बाद देखिए जो मार्जिनल प्रोडक्शन है। ठीक है जी, अभी AP तो नीचे आ चुका है। ठीक, एवरेज प्रोडक्शन नीचे है, तो इसको हम दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर उत्पादन बढ़ने लग जाएगा, लेकिन मजदूरी कहाँ रहेगी, वही रहेगी। ठीक है, मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा देता हूँ, और अब काम करने के लिए इतना हो गया जी। ठीक है, इतना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन मजदूरी क्या रहेगी, यही रहेगी। औसत निर्गत इतना हो रहा है यहाँ पर, ठीक, लेकिन मजदूरी कम रहेगी। और आगे बढ़ेंगे लेकिन मजदूरी कम ही रहेगी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जब तीसरी अवस्था में पहुंचेंगे, तो इधर का समझ लीजिए कि 50% इतना वाला भाग श्रमिक सब इंडस्ट्रियल वाले क्षेत्र में जा चुका, कृषि क्षेत्र से हटकर आपका औद्योगिक क्षेत्र में जा चुका है। ठीक, तो इसके बाद जब यहाँ पर ये बढ़ रहा है, कौन, कृषि की उत्पादकता बढ़ गई, MPP बढ़ने वाला है, लेकिन रेट कम मिल रहा है। ठीक है, मजदूरी उनको कम मिल रही है। इसका मीनिंग क्या हो गया, मजदूरी मिल रही है 10 रुपया, और 20 रुपए का वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए ऊपर की तरफ चला गया। ठीक, तो टी के बाद तीसरी अवस्था शुरू होगी, और तीसरी अवस्था जो है यही विकास की अवस्था कही उसने, सेल्फ सस्टेन डेवलपमेंट या ग्रोथ की बात की उसने, आत्मजनक वृद्धि की बात की। तो ये आत्मजनक जब वृद्धि ऊपर की ओर चला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में 50% लोग माना, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ रहेंगे कृषि सेक्टर में, और 50% लोग यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, अब ऐसे ही चलता रहा, तो इसके बाद हमारी जो अवस्था प्राप्त कर लेगी, ठीक है, इसके बाद, ठीक,
तो इसको कहेंगे आत्मजनक वृद्धि। तो इस प्रकार से यदि एग्रीकल्चर सेक्टर से अतिरिक्त जो श्रमिक हैं, अदृश्य जो बेरोजगारी फैली हुई है, उसको हटा के इंडस्ट्री में लगा दिया जाए तो क्या होगा कि अल्प विकसित देशों का विकास होगा। तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना लेंगे। ओके, तो आई होप कि डायग्राम आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, ठीक है। लेबर फोर्स इधर की तरफ पढ़नी है, ठीक है, 1 2 3 4 5। लेकिन जब घटेंगे, जब इनको हटा रहे हैं तो इतना भाग जब हट गया, ठीक है, लेबर फोर्स का इतना, तो ये ऊपर चला गया तो ये घटेगा, फिर यहाँ से घटेगा, फिर इतना, तो कुल मिलाकर इतना वाला जो क्षेत्र है सीधे ऊपर चला गया लेबर का। अब इतनी लेबर हमारे पास बची, ठीक है, और वो काम कहाँ करेगी? एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करेगी। काम करेगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, वह काम करने वाली है। ओके, तो सस्तानिक मजदूरी की हमने बात कर दी है, ये भी हमने आपको बता दिया है। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र भी हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एक और चीज की, कि फर्स्ट और द्वितीय अवस्था के बीच की सीमा। ये जो हमारी फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक जो है सेकंड स्टेज है, इसकी बीच की सीमा को क्या कहा उसने? उसने कहा दुर्लभता बिंदु। ठीक है, जो प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था यहां से लेकर यहां तक, और दूसरी अवस्था यहां से लेकर यहां तक, इसकी बीच की जो सीमा बन रही है, इसको कहा उसने, फायरेनिस ने दुर्लभता बिंदु। क्यों कहा दुर्लभता बिंदु? यहां पर इसलिए कहा कि जब मैन फोर्स या जो श्रमिक हैं अतिरिक्त इनको ऊपर भेजते हैं, तो यहाँ श्रमिकों की कमी पड़ जाती है। इसी में खेतीबाड़ी करने के लिए मजदूर कम हो जाते हैं, तो कम होने के कारण क्या हो जाता है? कृषि पदार्थों का उत्पादन कम पड़ने लगता है, ठीक है, उत्पादन कम हो जाता है। तो इसलिए उसने कहा इसको दुर्लभता का बिंदु। अनाज की कमी हो जाती है, खाद्य फसलों की कमी हो जाती है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये फाई और रेनिस का हमारा दोहरी अर्थव्यवस्था का डायग्राम रह गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पहला पार्ट था और सेकंड पार्ट हो गया। पहले पार्ट में हमने सीधे सीधे बताया था, और दूसरे पार्ट में हमने रेखा चित्र के द्वारा आपको बता दिया कि किस प्रकार से फाई और रेनिस ने अपनी दोहरी अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को बताया, और यह सिद्धांत उसने दिया था अल्प विकसित देशों के विकास के लिए।